हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। हम दोस्तों अगर बात करें तो हमारा दोस्तों यहां पर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत की मिट्टियां। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो भारत की मिट्टियां, ठीक है, भारत की मिट्टियां, ये जो है हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इंडियन सॉइल, इंडियन सॉइल, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपको बहुत ऑलरेडी हमारी इस पर 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी इस पर तीसरी क्लास है और ये जो कोर्स है, ये जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, ये यूपीएससी, पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं, आरओ, एआरओ, जो यूपीएस क्या कहते हैं यूपी में आता है, आरओ एआरओ से रिलेटेड जो वैकेंसीज होती हैं उसमें, और भी जो अदर्स एग्जाम हैं उनमें सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये आपको बता दूं एक ऐसा कोर्स है जिसको आप पढ़ने के बाद एक बार आपको दोबारा कहीं से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं कि आप आराम से बैठकर इसको पढ़ें और आप जब क्लास करेंगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ ये उसी लेवल की पढ़ाई है जिस लेवल की हमें करनी थी, हमें चाहिए। एक्चुअली ऐसा क्या है ना, बच्चे तो चाहते हैं हमें अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा पढ़ूं, बट यहाँ होता क्या है कि लोग बाजार में दौड़ रहे हैं, एक बाजार चल रहा है, उसी बाजार का ट्रेंड है और उसी में लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहें और आराम से पढ़ें। देखो मैं बता दूं, मैंने ये जो कोर्स है इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि आपका एक एक चीज यूपीएससी का प्री कम मेंस कवर होगा। कोई भी जो टॉपिक्स मेंस का होता है आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने उस पर ज़्यादा टाइम दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका हर एक एंगल कवर करने का कोशिश किया है। इस वजह से क्या है, मेरी जो सीरीज है ये लंबी होगी और क्लासेस की जो ड्यूरेशन है हो सकता है कभी कभी बड़ी भी हो जाती है, ठीक है। तो आप आराम से बस खाली निश्चिंत होकर, आपका काम यही है कि आप क्लासेस देखें और आराम से बैठ के जो भी मैं नोट्स बनवाता हूं आप बनाते चलें, आपका पूरा कवर होगा। और इंडियन ज्योग्राफी का ए से लेकर जेड तक मैं कंप्लीट कराऊंगा और शून्य से लेकर शिखर तक लेकर जाऊंगा। ये नारा है हमारा, ए से लेकर जेड तक, शून्य से लेकर शिखर तक आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम अगर बात करें तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जैसे कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है भारत की मिट्टियां, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीधे अपने जो टॉपिक्स है उस पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे इसमें कहा कि पहले हम लोग मेनली इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे। मेनली हम लोग इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी क्या है, ये मैंने बताया कि क्या होता है मिट्टी, ठीक है, ये पहले हमको देखना है इसमें। सेकंड, फिर हमने बताया कि इसके बाद मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया मिट्टी निर्माण को कारक, यानी मिट्टी जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे, मतलब जो मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी के प्रकार या वर्गीकरण बोल लें, मिट्टी का वर्गीकरण, जो भारतीय जो मिट्टी है, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, है ना, ये देखेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग टाइप भी देख लेंगे, कितने प्रकार की मिट्टी होती है उसी आधार पर देख लेंगे। फिर और जो ये तो हो गया एक पोर्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे मिट्टी का अपरदन, मिट्टी के अपरदन को रोकने के उपाय, ये सारी चीजें, मिट्टी की उर्वरता कैसे कम हो रही है, इन सब चीजों को देखेंगे जो मेंस का टॉपिक है, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको हम लोग पहले ये एक पोर्शन है जिसमें प्री से लेकर मेंस, जिसमें प्री से क्वेश्चन आते हैं ढेर सारे। फिर हम अगला देखेंगे मेंस वाला टॉपिक जिसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ये इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बता दें आपको, मैंने 2 क्लासेस ली हैं, उसके अंदर मैंने पहले क्लास में ये बताया और दूसरा ये बताया था। फिर जो कल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मिट्टी का निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से वो मैंने बताया, 5 कारक होते हैं। पिछली क्लास देखेंगे आपको मिल जाएगा और पूरा डिटेल से लिखवाया उसको। और मिट्टी का वर्गीकरण, आज मिट्टी का वर्गीकरण वाला टॉपिक्स हम लोग करेंगे। बट इससे पहले एक और टॉपिक मुझे पढ़ाना है जो
पहली क्लास से रिलेटेड है, ठीक है, जो पहली क्लास से रिलेटेड है वो मुझे पढ़ाना है, क्योंकि उसका अब यूटिलाइज आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर मैं वहां पढ़ाता तो शायद उसको आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, बट आज जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं उनको करना क्या है कि पीछे की क्लासेस जो हुई हैं जितनी भी आपको सारी देखनी, जिससे इससे पहले की मान लो मैं तो बताऊं लगभग 48 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी मैंने इससे पहले भी कई टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं जो आपको करने हैं, कवर करने हैं। बट अगर जैसे कि अभी मान लो आप नहीं कर पाते तो फिलहाल 1-2 दिन में ये जो मिट्टी के जो क्लासेस हैं इनको आप देख लें और ये कंटिन्यू रखें, और एक दिन में 2 क्लासेस करें। जो पिछली है, जो बैकलॉग है आपकी वो कवर करें, एक क्लास करें, और एक जो मेरे साथ जो रोज की रोज होती है वो करते चलें। तो उससे क्या होगा, आपका पिछला भी कंप्लीट हो जाएगा और आप मेरे साथ भी बने रहेंगे, ठीक है। तो आप जो भी नए हैं इस तरीके से आप करते रहें। तो मैं आपको क्या है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें सारी क्लासें ऐड भी कर दी हैं, और आज मैं उस प्लेलिस्ट को इसी जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिव लिंक में दे दूंगा, आपको वहां से आपको पिन करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। पिन कर दूंगा तो आपको वहां से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे नाम से भी सर्च करेंगे, क्रैकर जिस एकेडमी के नाम से भी सर्च करेंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई सारी। चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा जो टॉपिक है, पहले आज हमको मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तेज तेज बोल रहा था, उसका रीजन यही है क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो बस थोड़ा बताना होता है जानकारी, और आपको ये सारी चीजें मैं कराते ही आ रहा हूं पिछली क्लासेस से। अब चलेंगे, अब हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो आज एक टॉपिक्स है, पहले हम इसमें एक टॉपिक्स हम जो जोड़ रहे हैं आज उसको समझना है, मृदा में खनिज। मृदा में खनिज पहला ये हम लोग देखेंगे इसमें, मृदा में खनिज, मिनरल्स इन सॉइल, है ना, सॉइल ऑफ मिनरल्स ऑफ सॉइल, मिनरल्स इन सॉइल, है ना, मिनरल्स इन सॉइल यानी मृदा में खनिज। तो जैसे कि मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो सॉइल होती है वो क्या होती है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यानी जो सॉइल है, सॉइल जो है या मृदा है, खनिजों, विभिन्न खनिजों का मिश्रण है, विभिन्न खनिजों का मिश्रण है। पहली क्लास में मैंने पहला शब्द जब सॉइल बता रहा था कि सॉइल क्या है, जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको बताया था इट इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, यानी खनिजों का मिश्रण है, विभिन्न खनिजों का मिश्रण है मृदा, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो अब वो खनिज किस तरीके, कितने प्रकार के होते हैं, कितनी परसेंटेज होती है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मिनरल, जो मान लो जो सॉइल है, मैं आपको समझाता हूं, जो सॉइल है मान लो 100% सॉइल है, ठीक है, ये 100% मान लो सॉइल है, एक सॉइल है तो वो 100% ही होगी। सॉइल में 100% में से दोस्तों अगर हम बात करें तो सिर्फ 40 से 45%, 40 से 45% जो है वो मिनरल से ही बनती, यानी 40 से 45% जो भाग सॉइल का वो है मिनरल्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल, क्योंकि क्या है, मिनरल्स अधिक हैं खनिज में, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि उस दिन मैं क्यों बता रहा था और आज उसको कोरिलेट करा, क्योंकि उस दिन वो टाइम नहीं था, क्योंकि वो अगर उसी दिन बता दो तो ना समझ में नहीं आता, बट आज समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि क्या है कि जैसे मान लो 100% सॉइल है तो 100% सॉइल में 40 से 45% क्या होती है, जो सॉइल बनी होती किससे बनी होती है, तो वो मिनरल से बनी होती है। वो मिनरल के विभिन्न जो कंपोजिशन होते हैं उनके मिलने से क्या होता है, ये खनिज जो है मृदा बनती है। तो इस वजह से क्या है, हम बोलते हैं इट इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल, ठीक है, क्योंकि उस जो मिनरल का परसेंटेज जो होता है जो मृदा में वो बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा मृदा में और क्या होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में जैसे कि मैं आपको बता दूं, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो जब सड़ गल जाते हैं तो वो मृदा में ही तो मिल जाते हैं, वो भी कुछ योगदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मृदा में रहती हैं। तो बट उनमें सबसे ज्यादा क्या है, उनमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। कितना, 40 से 45%। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाते चलूंगा, ठीक है। पहले से इसमें एक पॉइंट लिखेंगे खनिज, लिखेंगे पॉइंट, मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखेंगे, चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, खनिज लिखेंगे, खनिज मृदा में पाए जाने वाले, खनिज मृदा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, महत्वपूर्ण
खनिज मृदा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो मूल रूप से आधारी चट्टान, अभी इसको मैंने पढ़ाया है, आधारी चट्टान क्या होती है, जो मूल रूप से आधारी चट्टानों के टूटने से बनते हैं, जो मूल रूप से आधारी चट्टानों के टूटने से बनते हैं। इस शब्द को समझेंगे। मैंने लिखाया है खनिज क्या है, मृदा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। तो ये तो समझ गए आप कि जब 40 से 45% जो खनिज है वो मृदा में ही पाया जाता, जो मृदा है वो 40 से 45% में दोस्तों उसमें खनिज सम्मिलित हैं, तो वो एक तो जाहिर सी बात है कि वो महत्वपूर्ण पदार्थ हो गए। बट आपको ये समझना है कि जो मूल रूप से आधारी चट्टाने जो क्या होता है, जो मतलब मैंने क्या लिखा है, खनिज मूल रूप से आधारी चट्टानों के टूटने से बनते हैं। अब ये आधारी चट्टान क्या है, तो मैंने बताया था पेरेंट यानी बेड रॉक, या मैंने जनक पदार्थ बताया था पेरेंट मटेरियल। जब आप देखेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जब कारक वाली जो क्लास, सेकंड क्लास आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। मैंने आपको बताया जनक पेरेंट, आपको पहली क्लास में भी मिल जाएगा। जनक पेरेंट कौन से होते हैं, जैसे कि अगर अर्थ पे देखें तो अर्थ में 3 तरीके की रॉक्स हम लोग देखते हैं पूरे अर्थ में, पूरे विश्व में। इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी मेटामॉर्फिक। एक है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक, यानी अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने। 3 प्रकार की चट्टाने हम लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ते भी आए होंगे। इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से मिनरल्स का निर्माण होता है, और इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से भी मृदा भी बनती है। बात को थोड़ा समझेंगे। देखो, जब ये इग्नियस रॉक होती है, अब ये रॉक्स कहाँ से आती है, ये अर्थ के नीचे जो मैग्मा है, जो मैग्मा है, यानी जो मेंटल वाला जो पार्ट है अर्थ के नीचे, उसके नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है। उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है, यानी वो सेमी लिक्विड एक पदार्थ उसमें मिला होता है। और उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, खुले होते हैं। और जब वो मैग्मा क्या होता है, अर्थ को फाड़ कर बाहर निकलता है, यानी ज्वालामुखी के रूप में क्या होते हैं, वो जब मैग्मा अर्थ पर आता है वो जम जाता है, और उसके जमने से क्या होता है, इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अब वो मैग्मा था, और उस मैग्मा में क्या था, खनिज मिले थे। अब वो खनिज जब मैग्मा ऊपर आएगा तो उसके साथ साथ वो खनिज भी तो साथ में आ रहा। अब वो इग्नियस रॉक बनी। अब जो इग्नियस रॉक टूटी तो फिर क्या हुआ, उसी से मिट्टी का निर्माण हुआ और उसी से खनिज भी बने। तो जब वो सूखा टूटा तो उससे खनिज बने। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो पेरेंट होता है, इसीलिए मैंने लिखा है कि खनिज जो है मूल रूप से आधारी चट्टानों के टूटने से बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक। फिर है मिट्टी के निर्माण में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये मिट्टी के निर्माण में 40 से 45% का योगदान करते हैं। यानी मिट्टी निर्माण में इनका योगदान कितना है, का योगदान करते हैं। ठीक है, ये 40 से 45% तो क्या होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो ये मिनरल्स क्या है, मिनरल्स कैसे हैं, आप सारा कुछ समझ गए। मिट्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। ये कोई नहीं पढ़ाता आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा मृदा के टॉपिक में। आप पूरा यूट्यूब छान के मारिएगा, कोई भी आपको नहीं पढ़ाते मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही इस तरीके से नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मिनरल्स पढ़ेंगे तो आप मिनरल्स को समझ पाएंगे ना कि कैसे बने हैं ये।
आपको जब मृदा पढ़ाते समय जब ये समझाया जाएगा तभी तो आप समझ पाएंगे। ये जो मृदा का टॉपिक है ना, बहुत, मैंने बताया ना, ये बहुत डाइवर्सिफाई है, ये बहुत ही बहुआयामी है। इसके समझने से आप सिंचाई पैटर्न समझेंगे, कृषि पैटर्न समझेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स इसको समझ पाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ज्योग्राफी के और भी टॉपिक्स पढ़ने में, है ना। ठीक है, तो ये बात हो गई, ठीक, ये समझ गए। अब जो मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ में जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, अर्थ में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मिट्टी, सॉरी अर्थ में नहीं, मिट्टी में जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के मिट्टी में पाए जाने वाले। एक चीज याद रखना, मिट्टी में पाए जाने वाले, मिट्टी में दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, टाइप ऑफ मिनरल्स इन अ सॉइल, टाइप ऑफ मिनरल इन अ सॉइल, लिखेंगे। फिर क्या है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, मिट्टी में, ऐसे, ये मत लिखे, ऐसे लिखे, खनिजों के प्रकार। अब हम खनिजों के प्रकार कहां पढ़ रहे हैं, मिट्टी में, तो मिट्टी के समझ में आएगा। ठीक है, खनिजों के प्रकार, ब्रैकेट में लिख लीजिए मृदा में, ऐसे लिख लीजिए मृदा में, तो आपको याद रहेगा। वो अलग टाइप है जो हम लोग पढ़ते हैं, वो अलग टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये मृदा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको भी, इन सॉइल। ठीक है, तो इसको आप समझ पाएंगे, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वास्तव में। ठीक है, तो हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, मिट्टी में जो मिट्टी में जो खनिज होते हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो मिट्टी में जो खनिज होते हैं दोस्तों, वो दो तरीके के होते हैं, है ना, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मिनरल्स, फर्स्ट को बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में भी बता दूंगा मैं आपको, प्राइमरी मिनरल्स इन द सॉइल, ठीक है, यानी मृदा में प्राथमिक खनिज, ठीक है, प्राथमिक खनिज, प्राइमरी मिनरल्स इन द सॉइल, है ना, मृदा में प्राथमिक खनिज, ये यानी प्राथमिक खनिज। दूसरा होता है सेकेंडरी मिनरल्स इन द सॉइल, मैं बोल दे रहा हूं, इन द सॉइल, मृदा में द्वितीयक खनिज, ठीक है। ये यानी हम मृदा में जो खनिज है उनको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक तो प्राइमरी मिनरल्स इन द सॉइल, यानी मृदा में प्राथमिक खनिज होते हैं, यानी जो मृदा में पाए जाने वाले जो खनिज, जो मृदा में जो खनिज पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और दूसरा द्वितीयक खनिज। अब ये प्राथमिक खनिज कौन से होते हैं, तो इसको समझेंगे। इसको समझाने से पहले, इन दोनों को लिखाने से पहले मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, एक शब्द समझाना, इसको समझेंगे पहले। देखो, प्राथमिक खनिज वो होते हैं जिनका जब निर्माण हुआ था, यानी जब ये जो आधारी चट्टान है जब ये टूटी, तो जिस रूप में ये पहले थे, यानी जो प्राथमिक चट्टान है, प्राथमिक जो खनिज हैं, जो जब बने थे, जब यह अस्तित्व में आए थे, वो तब जैसे थे वो वर्तमान में भी वैसे ही हैं, यानी उनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है ना। यानी वो जिस रूप में पृथ्वी पर अस्तित्व में आए थे वो उसी रूप में आज भी बने हुए हैं, यानी उनमें कोई भी रासायनिक यानी उनमें कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं हुआ है। उनको क्या बोलते हैं, उनको प्राथमिक खनिज बोलते हैं, उनको मृदा में प्राथमिक खनिज बोलते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा, अभी मैं इसका एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। दूसरा जो है सेकेंडरी खनिज। सेकेंडरी खनिज वो हैं जिनमें क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, यानी जो कुछ प्राथमिक खनिज ऐसे भी हैं जिनका रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और वो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद उनको क्या हुआ, वो द्वितीयक खनिज में परिवर्तित हो गए। यानी कुछ खनिज ऐसे थे जो पहले जब अस्तित्व में आए थे वो कुछ और थे, और आज परिवर्तित हो गए, कुछ और हो गए। ठीक है, तो उनको सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जिनका
सॉरी दोस्तों, यानी जो पहले जब मृदा में आए थे वो कुछ और रूप में थे और आज अगर हम देखते हैं उनको तो वो कुछ और रूप में हमको मिलते हैं, तो उनको सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दें, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो पहले पढ़ने में गधा था, पहले पढ़ने में वो था गधा, ठीक है, कोई बच्चा था वो पहले पढ़ने में गधा था और वो आज भी गधा है पढ़ने में, वो आज भी गधा है पढ़ने में, तो वो क्या हुआ दोस्तों, वो प्राथमिक हुआ, यानी वो प्राथमिक खनिज। एग्जाम्पल को समझेंगे खनिज से रिलेटेड, यानी जो बच्चा था वो पहले बचपन में भी वो क्या था, गधा था पढ़ने में और वो आज भी गधा है पढ़ने में, तो वो क्या है, वो प्राथमिक खनिज। यानी जो खनिज जो पहले थे जब अस्तित्व में आए थे वो जब वैसे थे, पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे ही बने हुए जैसे पहले थे, तो वो क्या हो गया, वो प्राथमिक खनिज, उनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। बट वहीं एक दूसरा बच्चा ले लीजिए, एक दूसरा बच्चा था जो पहले पढ़ने में गधा था, ठीक है, जो पहले पढ़ने में गधा था, ठीक है, फिर उसने खूब पढ़ाई की और उसने अपने व्यक्तित्व का विकास किया, उसने अपने शिक्षा को बढ़ाया और उसने अपने मेहनत के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाया और वो अब क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, वो अब क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। या मान लो दूसरा भी एग्जाम्पल ऐसे ले लो, पहले पढ़ने में तेज था, फिर क्या हुआ, फिर वो दोस्तों की संगति में पढ़ा, है ना, और भी दूसरे जो सामाजिक चीजें उनमें पढ़कर, ठीक है, सोना बाबू के चक्कर में पढ़कर वो क्या हो गया, उसने अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर लिया। पहले वो तेज था, सोना बाबू दोस्तों के चक्कर में क्या हुआ, उसने पढ़ना छोड़ा और फिर वो क्या हो गया, गधा हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, उसमें क्या हुआ, उसके व्यक्तित्व का धीरे धीरे या उसके शिक्षा का स्तर गिरा और क्या होगा, कमजोर हो गया पढ़ने में, है ना। तो यानी पहले वो अच्छा था, ब्रिलियंट था, बाद में वो गधा हो गया पढ़ने में। तो इसी तरीके से जो सेकेंडरी जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मूल रूप में मान लो पहले आए थे, फिर उनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे, और फिर वो क्या हो गया, वो चेंज होकर दूसरे रूप में आज हमको मिलते हैं, तो उनको सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी प्राइमरी मिनरल्स वो है जो पहले जब अस्तित्व में आए थे वो आज भी उसी रूप में हमको दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उनको प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पहले आए थे बट वो बाद में उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ और आज वो किसी और रूप में हमको दिखते हैं, उनको सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। तो अर्थ में दो तरीके के मिनरल्स हमको पाए जाते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे पहला प्राथमिक खनिज क्या होते हैं, तो वैसे खनिज लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्राथमिक खनिज में, इसमें लिखेंगे प्राथमिक खनिज में लिखेंगे वैसे खनिज, इसमें लिखेंगे प्राथमिक खनिज में हेडिंग यहां पे डालेंगे प्राथमिक खनिज और लिखेंगे वैसे खनिज जो आधारी चट्टानों के टूटने के बाद, जो आधारी चट्टानों के टूटने से बने थे, वैसे खनिज जो आधारी चट्टानों के टूटने से बने थे और जिनमें बने थे और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ हो और वे अभी भी वैसे ही रूप में उपस्थित हैं, ठीक है, और वे अभी भी वैसे ही रूप में उपस्थित हैं, ठीक है। वैसे खनिज जो आधारी चट्टानों के टूटने से बने थे और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है और वो आज भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे पहले थे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक खनिज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे, अब कौन कौन से वो खनिज है, जैसे दोस्तों सिलिका में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ अभी तक, पहले भी था, सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट, लो अयस्क, दोस्तों लो अयस्क आज भी वैसा ही मिलता है जो पहले था, खोदेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता हमको, ये सब मिट्टी में ही तो मिलता है, ठीक है। हेप्टेटाइट, एपेटाइट, अब ये क्या है ये मुझसे मत पूछिएगा, ये जब केमिस्ट्री पढ़िएगा, केमिस्ट्री के जो मास्टर होंगे उनसे पूछेगा ये एप्टेटाइट क्या होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये मिनरल्स है, ठीक है। आदि, बस आदि करके लिख लें, ठीक है। सिलिका, सिलिकेट, होलो अयस्क, एप्टेटाइट, ये ऐसे मिनरल्स है जो पहले भी
जब बने थे वो पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे हैं। दूसरा लिखेंगे, दूसरा द्वितीयक खनिज में लिखेंगे या यह प्राथमिक मृदा खनिजों के अपरदन के बाद बनते हैं। यह प्राथमिक लिख लेंगे, पहले मैं समझाऊंगा फिर आपको। यह प्राथमिक मृदा खनिजों के अपक्षय या अपरदन या वेदरिंग इंग्लिश में बोलते हैं के बाद बनते हैं। यानी जो प्राथमिक खनिज हैं उन्हीं में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। कुछ देखो, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। भाई कोई भी खनिज जब पहले आएगा तो वो प्राथमिक ही तो रहेगा, बाद में उसमें चेंजेस हुआ ना। जैसे मैंने क्या बताया कि जो 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 मान लो कोई गधा बच्चा था तो वो पहले भी वो गधा ही था, वो बाद में भी गधा था। बट मान लो कोई गधा बच्चा था, पढ़ने में गधा था और वो बाद में ब्रिलियंट हुआ है, तो पहले तो वो गधा था ना, यानी पहले वो प्राथमिक था, बाद में उसमें कुछ चेंजिंग आया और वो क्या हुआ, ब्रिलियंट बन गया, वो इंटेलिजेंट बन गया। ठीक है, तो जो प्राथमिक चट्टानें, जो प्राथमिक खनिज उन्हीं में, यानी कुछ ऐसे प्राथमिक खनिज जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, तो मगर कुछ प्राथमिक खनिज ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है और वही क्या हुआ, उनमें परिवर्तन हुआ रासायनिक और वो सेकेंडरी बन गए। बहुत कायदे से समझना है, क्लियर रखना है इस चीज को, वरना आपको यही समझ, ये प्राथमिक जब थे तो वो खनिज दूसरे कैसे बन गए। अरे भैया कुछ प्राथमिक खनिज ऐसे भी हैं जो, देखो कोई भी चीज, जैसे मैं अस्तित्व में आया हूं, तो जैसे मैं पैदा हुआ हूं तो मैं क्या है, मैं पहले क्या, मेरे पास जो शिक्षा का स्तर था क्या पहले वैसा था, नहीं, बट मेरी शारीरिक संरचना है जो आज भी वैसी ही, उसमें कोई चेंज, मतलब क्या है कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे वही है, बट मैंने क्या किया, अपने ज्ञान का विस्तार किया, अपना शिक्षा, अपना और भी चीजें बढ़ाया हमने, वो क्या किया मैंने अपने व्यक्तित्व का विकास करके। बट मूल रूप से तो मैं एक शारीरिक संरचना जैसा ही एक व्यक्ति हूं, बट मैंने आपको अपनी मेहनत से और चीजों को करके मैंने शिक्षा को बढ़ाया है। इसी तरीके से जो प्राथमिक खनिज है, वो कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बट कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें रासायनिक चेंज होता है और वो सेकेंडरी में वो बदल जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग सेकेंडरी बोल देते हैं, बस ये फर्क है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, है ना। तो लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया ना, या प्राथमिक खनिज मृदा खनिजों के अपरदन के बाद बनते हैं, ये समझ गए। जैसे जैसे एग्जाम्पल डालेंगे, जैसे जैसे हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये क्या होता है दोस्तों, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये मुझसे मत पूछिएगा, ये केमिस्ट्री के जो टीचर होते हैं ना उनसे जाके पूछिएगा। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड इनमें ये किसी परिवर्तित चट्टान का, ये किसी परिवर्तित खनिज का रूप है। ठीक है, फिर कार्बोनेट्स और फास्फेट, सल्फेट आदि, कार्बोनेट्स, फास्फेट, सल्फेट आदि, कार्बोनेट 1-2 लिख देंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं लिख देता हूं, कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट आदि, ये हो गई मिनरल्स की कहानी। तो खनिज जो मृदा है उनमें जो खनिज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और खनिज। प्राथमिक वो होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जो जैसे पहले बने थे उसी रूप में आज भी, और कुछ सेकेंडरी जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आप बात को समझ गए, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, अच्छे से एग्जाम्पल भी लिया है। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, हम लोग खनिज को समझ गए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब आते हैं भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। इसको समझेंगे और इसको अच्छे से जानेंगे भी, और मैं कह रहा हूं एक बार मैंने पढ़ा दिया, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप पेशेंस बना के रखे रहें। सब कुछ क्लियर है ना, सब कुछ आराम से दिख भी रहा है। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, यानी भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण। इसी में हम लोग टाइप देखेंगे, भारतीय मिट्टियों का भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण, ऐसे लिखेंगे, मिट्टियां नहीं, अब ये तो हम जानेंगे ना, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण इंग्लिश में क्लासिफिकेशन, एफ है ये, ठीक है, एफ है ये, फिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल,
ऑफ इंडियन सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ भारतीय मृदा का वर्गीकरण या भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण। ठीक है, मृदा मिट्टी एक ही चीज होता है, उसका पर्यायवाची होता है मृदा। ठीक है, ये बात हो गई। तो दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए, भारतीय जो मृदा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और जिसमें बहुत जो मिट्टी है वो किसी एक आधार पर अगर हम उसको बांटेंगे तो वो पूरी तरीके से सही नहीं रहेगा। जैसे जैसे भारत में मिट्टी, कुछ जो जोग्राफर हैं, पहले समझेंगे मेरी बात को, इसको समझेंगे, अदरवाइज मैं सीधे नहीं पढ़ाऊंगा। अभी देखो मेरे यही तो मेरी उपयोगिता आपके लिए कि मैं आपको कुछ वैसी चीजें बताऊं जो आपको ना कहीं मिले। समझेंगे पहली बात को कि जो भारत है, भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इतना बड़ा देश है, कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारे भारत का। ठीक है, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्टेट है, 7वां राज्य मतलब देश है। तो आप सोचिए इतना बड़ा देश है तो क्या उसमें मिट्टी किसी एक प्रकार की पाई जाएगी? क्या किसी एक प्रकार की मिट्टी मिलेगी? नहीं। तो हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो बहुत विविध है। ठीक है, भारतीय जो मृदा है बहुत विविध है। विविध होने के साथ साथ मिट्टी का वर्गीकरण हम लोग कई आधारों पर कर सकते हैं। जैसे रासायनिक आधार पर, उसमें किस तरीके के मिनरल्स मिल रहे हैं, किस तरीके के चीजें मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ ज्योग्राफर करते भी हैं। ठीक है, हमें वहां नहीं पढ़ना। फिर हम लोग इसको उपजाऊपन के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कुछ मिट्टी होती बहुत उपजाऊ होती है, कुछ थोड़ी कम होती है, कुछ उससे भी कम होती है और कुछ अनुर्वर होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उगा सकते। तो हम उपजाऊ के आधार पर अगर हम देखें तो मिट्टी को 4 प्रकार से बांट सकते हैं: अधिक उपजाऊ, कम उपजाऊ, उससे भी कम उपजाऊ और फिर सीधे अनुर्वर। ठीक है, इस आधार पर हम देखें तो हम लोग मिट्टी को 4 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं मिट्टी को हम लोग कणों के आधार पर भी बांटते हैं। जैसे सैंड है, बालू मिट्टी है, सिल्ट क्ले है, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी है। ठीक है, लोमी मतलब दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो मिट्टी को हम लोग 4 प्रकार से बांट सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से बांट सकते हैं कणों के आधार पर मिट्टी को। फिर अगर हम देखें तो मिट्टी की जो क्या कहते हैं उसकी अलग अलग जो कलर के हिसाब से मिट्टी को बांटते हैं, रंग के आधार पर मिट्टी को बांटते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। ठीक है, रंग के आधार पर मिट्टी को बांटते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो कई आधारों पर किया जा सकता है: रासायनिक आधार पर, कणों के आधार पर, रंग के आधार पर, उपजाऊ के आधार पर। 4 तरीके से मिट्टी का वर्गीकरण किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और भी कई तरीके हैं बट मैंने आपको मेनली 4 तरीके बताए। कौन कौन से? रंग के आधार पर, काली है, पीली है, लाल है, हरी है, कैसी भी है। ठीक है। सेकंड, कणों के आधार पर, बालू मिट्टी है, रेत मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। रासायनिक आधार पर उसमें मिनरल्स जो है किस तरीके की होते हैं, उपजाऊपन के आधार पर कितनी उपजाऊ मिट्टी है। 4 तरीके से हम मिट्टी का वर्गीकरण कर सकते हैं। आप छान मारिएगा पूरा यूट्यूब, कोई बता दे इस तरीके से आपको मिट्टी का वर्गीकरण, नहीं बताए। बट हमारा यही काम है आपको कि आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि यहाँ पे प्री कम मेंस टॉपिक होता है, तो ये प्री कम मेंस ही क्लास आपको फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है और आपको हाँ मान गए आप, नहीं, फील होना चाहिए कि हाँ ये प्री कम मेंस का बैच है। इसको करने से हमें बेनिफिट होगा, मेरा नॉलेज बढ़ेगा। मैंने आपको हर क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको शायद कहीं ना बुक में मिलेगा ना आपको पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको वो चाहता हूँ कि आप वो कंटेंट पाएँ जो आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों को अपने शेयर करते रहना। और जिन्होंने अभी तक, जो भी जिनकी उंगलियों में थोड़ा दर्द हो रहा है वो लाल वाला बटन प्रेस करने में ना, कर लो भैया, आपके ही काम का आएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको टच करना है, रेड बटन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन को भी कर लेना। तो वीडियो को शेयर कमेंट करते रहें अपने इच्छा से। ठीक है, ठीक, तो ये बात हो गई। तो बट हम लोग अपने अध्ययन के लिए दोस्तों मिट्टी को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे। हमने जो 4 प्रकार से आपको बताया वो तो आप पढ़ लेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको चारों प्रकार से वो मिल जाएंगे। बट हम लोग क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 आधार पर करेंगे, एक मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर, दूसरा ICAR के आधार पर। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना।
मतलब अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान, है ना, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर मिट्टी होती 8 प्रकार की। मैंने इसको नहीं बताया, वो हमने, वो अलग है, ये अलग है, बट हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से मिट्टी को बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, 2 प्रकार से मिट्टी को बांटकर पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिट्टी अगर हम देखें तो 2 तरीके से, एक इंग्लिश में पहले लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ, हिंदी बताऊंगा अभी मैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या है, हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर पहला वर्गीकरण ये है। ठीक है, पहला वर्गीकरण हम लोग इससे, दूसरा आईसीएआर के आधार पर, के अनुसार वर्गीकरण, के आधार पर वर्गीकरण, के अनुसार लिखिए, के अनुसार वर्गीकरण, आधार नहीं है क्योंकि ये कोई एक कण नहीं है, ये कोई चीज नहीं, अनुसार वर्गीकरण। अब आईसीएआर क्या है, तो मैं इसको लिखा दूंगा आपको, अभी इसके बारे में लिखाऊंगा, बट आप यही समझिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है वर्गीकरण, किसका, मिट्टी का वर्गीकरण। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर के आधार पर अगर हम देखें तो मिट्टी दोस्तों क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ मृदा, और इसके आधार पर अगर हम देखें तो मिट्टी 8 प्रकार की होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है, मैं एक बार देख लूं, वरना लिखूंगा फिर तो फिर आपको दिखना भी चाहिए, तो मुझे ही नहीं दिख रहा यार, हाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें टेक्सचर के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार, कौन कौन सी होती है, तो पहली सैंड सॉइल, SAND, सैंड सॉइल यानी बालू मिट्टी, बालू मिट्टी। ठीक है, दूसरा लोमी सॉइल, लोमी सॉइल मतलब क्या होता है, दोमट मिट्टी दोस्तों, दोमट मिट्टी, हर चीज को समझाऊंगा, हर चीज को पढ़ना है आपको, आराम से पढ़ना है बस। इसके बाद क्ले मिट्टी, क्ले सॉइल यानी दोस्तों चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये हो गई दोस्तों 3 प्रकार से, यानी कणों के आकार के आधार पर जो मिट्टी है उसको हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं, सैंड सॉइल बालू मिट्टी, लोमी सॉइल दोमट मिट्टी, क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी। ठीक है, ये बात हो गई। अब इधर हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईसीएआर, मतलब आईसीएआर के अनुसार पहला जो होता है, इसकी मैं ऊपर से लिख रहा हूं, फर्स्ट होती है, इसने किया है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, हिंदी में बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, सेकंड जो है रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, थर्ड की बात करें तो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की मतलब होती काली मिट्टी, या इसी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, मगर हम काली मिट्टी लिख लेते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी नाम बोला जाता है, इसको कॉटन सॉइल, है ना। ठीक है, थर्ड जो है ब्लैक सॉइल के बाद फोर्थ जो है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, TE है। ठीक है, सॉइल यानी इसको लेटेराइट भी इंग्लिश में भी, और वही चीज एक ही है, राइट मिट्टी या मृदा लिख लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी आगे लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद पांचवा जो है डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, आगे मिट्टी लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 6 है
माउंटेन सॉइल, MONTAIN सॉइल, यानी माउंटेन सॉइल का मतलब क्या है, पर्वतीय मिट्टी, इसको लिख लेंगे पर्वतीय मिट्टी। फिर इसके बाद दोस्तों पिटी सॉइल, PATIY, पिटी सॉइल, इसको दोस्तों बोलते हैं पिटी सॉइल या मर्सी सॉइल भी बोलते हैं, इसको मर्सी सॉइल भी बोलते हैं। पिटी या मर्सी क्या होता है सॉइल, ये दोस्तों इसको दलदली सॉइल बोलते हैं, दलदली सॉइल, दलदली मिट्टी, ठीक है, दलदली मिट्टी। फिर इसके बाद सातवां जो है, आठवां, सॉरी 7 हो गए। इसके बाद आठवां जो है एल्काइन सॉइल, एल्काइन सॉइल, ALKINE, एल्काइन सॉइल, और इसको बोलते हैं दोस्तों क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। तो ये 8 प्रकार की हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्रकार की मृदा हो गई ICAR के अनुसार, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के आधार पर अगर देखें तो मिट्टी 8 प्रकार की अनुसार 8 प्रकार की होती है। कणों के आकार के देखें तो 3 आधार पर सैंड, लॉमी, क्ले, बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये हो गए। तो ये हमने पहले वर्गीकरण बना लिया, एक चार्ट बना लिया, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप हम लोग शुरू करते हैं कणों के आकार के आधार पर, ठीक है। कणों के आकार के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो अब मैं मिटा रहा हूं इसको, फटाक से बना लीजिए जिसने जिसने नहीं बनाई है, मैंने सारा कुछ, ओ चलिए थोड़ा सा छिप गया है, क्षारीय मिट्टी, नीचे जो लिखा है जो कट गया है दोस्तों, ये क्षारीय मिट्टी है, हिंदी में मैं इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत है, कभी कभी बोर्ड छोटा पड़ जाता है, क्षारीय मिट्टी, ठीक है, क्षारीय मिट्टी, ठीक है। ये दलदली है, और इसके ऊपर जो क्षारीय के ऊपर जो है दलदली है, जिसको हमने पिटी लिखा है ना, वो दलदली मिट्टी है, ठीक है, दलदली मिट्टी हिंदी में, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए फिर अब मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को कैसे पढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान है, एक बार आप जान जाएंगे दोबारा कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये इतना आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, इतना आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप कभी मत भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपको गारंटी है, ठीक है। आप भूल के दिखाइएगा, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। चलिए भूलने नहीं दूंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए अब इसको समझेंगे, मैं इसको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। तो हमने बताया 3 प्रकार का, 3 तरीके, कणों के आकार के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण हमने क्या कहा, 3 प्रकार के। तो 3 कौन कौन सा है, तो यहां पे मैंने बोला सैंड सॉइल, सैंड सॉइल, ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर यहां पे मैं आपको एक डब्बा बना रहा हूं, एक इस तरीके से डब्बा बना रहा हूं, आप भी इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा। फिर दूसरा डब्बा बना लीजिए, ठीक है, और फिर थर्ड डब्बा बना लीजिए, 3 डब्बे बना लीजिए इस तरीके से। मेरा तो थोड़ा डब्बा नहीं लग रहे हैं, 3 डब्बे बना लीजिए। और उन्हीं के सामने दूसरी सॉइल कौन सी है, दूसरी मैंने क्या लिखाई है आपको, लोमी सॉइल, लोमी, LOMY सॉइल, लोमी सॉइल है दूसरी। और थर्ड जो है, थर्ड मैंने आपको बताया क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, यानी ये बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है। इसको समझेंगे, बहुत आसान तरीका है समझने का, कोई भी एकदम साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी, बट आपको समझना है। देखो जो, अब जैसे मैं बालू सॉइल की आपको बात करता हूं, तो एग्जांपल मैं आपको बहुत ऐसा एग्जांपल जो हमेशा देखते हैं, आप कभी घर बनते हुए देखे हैं, भाई बड़े तो हो गए, घर तो कहीं ना कहीं बनता, आपका भी बना होगा, हो सकता है किसी का रिसेंटली बना हो। और वहां पर आप देखेंगे जब बालू आती है, बालू कौन सी, मोरंग, 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 मोरंग गिट्टी, मोरंग नहीं होती जो, मोरंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके पार्ट जो रेड कलर की होती है, जो मोरंग, जब वो आती है, मोरंग और जो बालू, अगर उसको देखेंगे
मोरंग है, मोरंग में क्या होता है, उसमें आप देखेंगे बालू के जो उसके कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं कण, आपने देखा होगा। मतलब जो अगर आप जो मिट्टी है आपके पास, जो मिट्टी है, जो अगर मान लो कोई मिट्टी है उसको उठाएं और मोरंग को उठाएं, तो वो आप देखेंगे तो वो क्या होता है, उसके कण मोटे होते थोड़े हल्के, आपको लगेगा रवा टाइप का, जैसे रवा होता है उस तरीके का रहेगा वो। ठीक है, तो यानी उसके कण जो होते हैं, जो साधारण जो और भी जो मिट्टी है उनके तरीके से थोड़े मोटे होते हैं, इस तरीके से आप कह लें तो थोड़े बड़े कण होते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा, ऐसे बना रहा हूँ, आपको सटा सटा के बनाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बड़े कण बनाना है। ठीक है, बड़े कण बनाना है। मैंने डब्बा इतना बड़ा बना दिया कि मैं बनाते बनाते थक जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से बड़े कण बनाने हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये बड़े कण होते हैं। ठीक है, ये बड़े कण होते हैं, ये बड़े कण होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि जल्दी बन जाए, नहीं तो फिर आधा टाइम तो इसी में लग जाए। आप अच्छे से बनाइएगा, एक ऐसे करके आप बनाइएगा बढ़िया से छोटे छोटे। ठीक है, मैं तो जल्दी के चक्कर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, बड़े कण होते हैं। अब बड़े कण हैं तो आप जानते हैं बड़े कणों के बीच में क्या होता है। ठीक है, बड़े कण हैं यानी इनका जो पार्टिकल है वो क्या होता है, लार्ज होता है। पार्टिकल साइज अगर मैं लिखूं, पार्टिकल यानी कणों का जो साइज है वो क्या है, पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो क्या है, लार्ज है। लार्ज मतलब दोस्तों बड़ा, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं नहीं तो भाई गुस्सा हो जाएंगे दो चार लोग। पार्टिकल मतलब कण, आकार, कणों के आकार, कणों का जो आकार है, कण आकार, कणों का आकार, आकार जो है, आकार जो है वो क्या है, बड़ा है, लार्ज होता है। ठीक है, जब कणों का आकार लार्ज रहेगा तो पोरोसिटी, पोर मतलब क्या होता है, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र। यानी दो कण हैं, दो कणों के बीच में जो स्पेस रह जाता है, जैसे मान लो दो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं तो दो बड़े बड़े कंकड़ के बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है। क्यों, क्योंकि वो उनका आकार इस तरीके से, तो उनका जो पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी मतलब पोर मतलब पोरोसिटी, पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब हिंदी में क्या होता है, सैरंध्रता, सैरंध्रता, सैरंध्रता क्या होता है इसका, पोरोसिटी क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है यानी हाई होती है। पोरोसिटी क्या होती है, हाई होती, सॉरी लार्ज नहीं, बड़ी नहीं, मतलब हाई होती है। यानी पानी जो इसके अंदर जाने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। सैरंध्रता क्या होती है दोस्तों, हाई होती है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद WRC, WRC यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता। लिख लेंगे कहीं पर भी जगह हो आपके पेज में नीचे, यहाँ पे ऐसे नीचे बना लीजिएगा जगह, WRC ऐसे लिख लीजिएगा, कहीं पर भी वहां लिखेंगे तो जगह बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको कहीं पर भी लिख लीजिएगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, हिंदी वाले पानी रोकने की क्षमता, पानी रोकने की क्षमता। अब आप ये बताइए, कणों का आकार बड़ा है, पोरोसिटी हाई है, तो पानी क्या ज्यादा रोक पाएंगे, ये नहीं रुकेगा। यानी इनकी पानी रोकने की इस जो ये जो बालू है इसकी क्या होगी, की क्या होगी, पानी रोकने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि भाई कणों के आकार बड़े हैं तो इसमें पोरोसिटी हाई है, पोरोसिटी हाई होगा। अब जैसे मान लो, देखो अब आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे आप बालू ले लीजिए, बालू ले लीजिए, मोरंग ले लीजिए, मोरंग में दोस्तों आप पानी डालिए, तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा, पानी नहीं ऊपर नहीं रुकेगा, ऊपर चला जाएगा। बट वहीं पर आप सीमेंट ले लीजिए, सीमेंट, सीमेंट के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और जब उस सीमेंट में अब उसको किसी भी जगह पर घुमाने के बाद अब उस पर पानी डालिए, तो क्या आप पानी क्या होता है, तुरंत नीचे जाता, नहीं जाता, पानी ऊपर रहता है, उसको आपको मिलाना पड़ता है। देखते हो मिस्त्री फड़ुआ से मिलाता है उसको, क्यों, क्योंकि उसकी जो पोरोसिटी होती है वो लो होती है और उसकी वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी उसकी पानी रोकने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती। बट बालू कणों की पानी रोकने की क्षमता क्या होती, कम होती, और पोरोसिटी क्या होती, हाई, हाई रहेगी तभी तो भाई, छिद्र बड़े बड़े रहेंगे तो पानी आराम से चला जाएगा उसके अंदर, तो इसकी क्या होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी, लो होगी। तो अब जब ये लो है, देखो पार्टिकल साइज बड़ा है, सैरंध्रता हाई है, लो और वाटर पानी रोकने की क्षमता कम है, तो आप अब मुझे बताइए, तो यानी कि क्या है कि अगर हम इस तरीके की मृदा का देखें तो ये हमको कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगी, तो ये ज्यादातर ये मृदा हमको है राजस्थान में मिलती। और अब हमको ये बताइए कि इस प्रकार की मृदा में, इस प्रकार की मिट्टी में हम किस प्रकार की जो है फसल का उत्पादन कर सकते हैं, अच्छा फसल उत्पादन हो सकता है। कौन सी फसल, जिसमें भाई पानी की कमी लगती हो,
जिसमें पानी कम मांगता हो वैसी फसल हम उसमें उगा सकते हैं। तो वैसी कौन सी फसलें हैं? तो वैसी दोस्तों मोटे अनाज की फसलें हैं। मोटे अनाज मतलब बाजरा, चना, दाल, सरसों, इनका उत्पादन यहाँ पर इस मिट्टी पर अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें पानी कम रहता है और वो पानी कम मांगते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं यहाँ पर मोटे अनाजों का उत्पादन, मोटे अनाजों का उत्पादन, ठीक है, के लिए बहुत अनुकूल है ये मिट्टी। और कौन कौन से, जैसे चना, बाजरा और दाल, सरसों, ये जो है इसके उत्पादन के लिए अनुकूल है। अब आप ये मत कहिएगा दाल तो बहुत सारी जगह राजस्थान के अलावा उगा आप कहीं भी सकते हैं, आप उसके अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, बट ये परिस्थितियां ऐसी हैं जो अनुकूल हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ ऐड नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आपको जुताई खताई करनी है, सफाई करनी है और सारा कुछ हो जाएगा, पानी थोड़ा बहुत लगाना है बस। तो चना, बाजरा, सरसों, दाल, है ना, ये और भी जो मोटे, इनको मिलेट्स बोलते हैं, मोटे अनाज मतलब मिलेट्स, है ना। आप जानते होंगे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया, आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, सॉरी दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया, है ना। तो अब आपको यह जानना कि ये क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा जो एरिया है, ये क्षेत्र है, कहां पर ये मिट्टी ज्यादा मिलती है, राजस्थान में, ये भी हमें पता है, राजस्थान के इलाके में ये मिट्टी ज्यादा है, बालू वाली मिट्टी, भाई मरुस्थलीय मिट्टी जो है, बालू रेत मिट्टी कहां पर है, राजस्थान में है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो इसीलिए जो है मोटे अनाजों के उत्पादन में, जो मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत में नंबर 1 पर है, याद रखिएगा, भारत में नंबर 1 है कौन, मोटे अनाजों के उत्पादन में, कौन, राज्य राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहां पे मिट्टी इस तरीके की है। अब आप समझ पाए ना क्यों उत्पादन में नंबर 1 है। आपको मैंने ज्योग्राफी से लेकर करंट अफेयर से लेकर सारा कुछ पढ़ा दिया इसमें, मिट्टी से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पहली मिट्टी, इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, पोरोसिटी क्या होती है, 7, दो कण होते हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है उसको पोर बोलते हैं, उसको पानी जाने की जो क्षमता होती है उसको पोरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वाटर रिटेंशन करने, यानी पानी रोकने की क्षमता इसकी क्या होती है, कब, ये जो बालू है, इस बालू की पानी रोकने की क्षमता कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनके भाई पानी रोकने की क्षमता, क्यों, क्योंकि पोरोसिटी इतनी हाई है तो पानी रोकने की क्षमता तो कम रहेगी। तो ये इसीलिए यहाँ पे मोटे अनाजों का उत्पादन अच्छा होता है। तो ये मिट्टी समझ गए, यहाँ पे क्या उत्पादन कर सकते हैं, किस क्षेत्र में मिलता है, क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में जानें। अब हम इसको छोड़कर तीसरी वाले पाते हैं, क्ले मिट्टी। क्ले मिट्टी में दोस्तों इसको समझेंगे, क्ले मिट्टी जो होती है, इसका दोस्तों पार्टिकल साइज जो होता है, इसका जो पार्टिकल साइज यानी कणों का जो आकार होता है, ये क्या होता है दोस्तों, स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है, स्मॉल होता है यानी छोटा होता है ना, बहुत छोटा, बहुत महीन होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो पोरोसिटी है, जब भाई इसका जो पार्टिकल साइज छोटा रहेगा तो इसकी पोरोसिटी क्या होगी दोस्तों, पोरोसिटी यानी दोस्तों इसमें पानी जो का है कम जाएगा, लो रहेगी इसकी पोरोसिटी। भाई महीन रहेंगे पार्टिकल साइज, अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। फिर अगर पार्टिकल साइज लो है तो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, यानी ये पानी ज्यादा रोकेगी अर्थ पर। इसको समझेंगे कैसे, समझेंगे ऐसे जैसे आप मैदा या बेसन जब आप लेंगे, तो अगर आप मैदा में या बेसन में अगर पानी डालिए, तो आप जब तक उसको हाथ से मिलाएंगे नहीं, वो पानी उनमें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो वो मैदा आप देखेंगे, आप उसको छुएंगे तो चिकना रहता है, चिकना इसलिए रहता है कि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, उसी की जगह अगर हम रवा की बात करें तो रवा का आप पानी डालिए तो रवा में पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है, उसमें आपको हाथ से मिलाने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसा भी नहीं कि आप पता चले एक कटोरी रवा ले उसमें 2 बाल्टी पानी डाल दे तो पानी ऊपर ही दिखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है, समझना है चीजों को ना। तो जैसे कि उसमें लिया और उसमें पानी डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, बट वही मैदा और जो बेसन है उसमें क्या होता है, हम पानी डालते हैं तो वो ऊपर ही दिखाई पड़ता है, उसको हमको हाथ से मिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल साइज बहुत महीन होते हैं, बहुत महीन होने की वजह से उसकी वाटर जो पोरोसिटी कम होगी, यानी 2 छिद्रों के बीच की जो स्पेस है वो कम रहेगा, इसीलिए उसकी पानी रोकने की क्षमता क्या होती है, हाई होती। बात समझ में आ गया? इसीलिए ये मिट्टी क्या होती, चिकनी होती, इसीलिए इस मिट्टी को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र रहेगा भाई, चिकनी रहेगी मिट्टी, पानी रोकने की क्षमता ज्यादा रहेगी तो पानी कम जाता।
ठीक है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर कैसी फसल उगाई जाती है, तो यहां पर जो फसलें उगाई जाती है, जैसे हम बात करेंगे, जैसे जिन यहां पर ऐसी फसल उगाई जाएगी जहां पर पानी अधिक मांगती हो जो फसलें, क्योंकि यहां पे पानी ज्यादा रोकेंगी, तो ज्यादा पानी रोकेंगी तो वहां पे ऐसी फसल उगा सकते हैं ना जहां पे पानी जिनको ज्यादा लगता हो। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं, तो जैसे हम बात करते हैं गन्ना, गन्ना में पानी अधिक लगता है। फिर जैसे अगर हम बात करें गन्ना के बाद चावल, जैसे राइस, चावल दोस्तों, चावल है। जूट है दोस्तों, जूट जिसको पटसन बोलते हैं, जूट। ये सारी जैसे चावल और जूट देखें आप कहां पे, बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल के इलाके में चावल और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि वहां पर चिकनी मिट्टी, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, वहां सारी नदियां आके वहां मिलती। तो ये समझ गए ना, ये पार्टिकल साइज होता है, ये पोरोसिटी लो होती है, वाटर रेटेशन कैप्सिकम। तो ये ठीक है, यानी इसके पार्टिकल साइज छोटे छोटे। अब इसको आप छोटे छोटे बना दीजिएगा, एकदम छोटे छोटे, ऐसे महीन महीन बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे महीन महीन बना दीजिएगा। मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसे महीन महीन आप बना दीजिए कॉपी में, और पास पास बनाइएगा, एकदम पास पास महीन महीन ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। इससे अपेक्षा छोटे छोटे इसको बना दीजिएगा ऐसे करके, कि मैं बनाऊंगा तो फिर आपको टाइम लगेगा। इसको बहुत छोटे छोटे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे करके पूरे डब्बे में बना दीजिए, आप समझ जाएंगे। इसको बड़े बनाइएगा, बीच में स्पेस रहे ऐसा बनाइएगा, इसमें छोटे बनाएंगे स्पेस कम रहे, आप समझ गए ना। आप हमेशा रवा और मैदा की एग्जांपल ले सकते हैं। रवा लेंगे तो बालू के कण हो जाएंगे, और मैदा लेंगे या बेसन लेंगे तो वो पार्टिकल साइज, ये कौन से होगा, क्ले, चिकनी मिट्टी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे उसमें सारी कुछ चीजें। और इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, इन दोनों की जो बीच की स्थिति, यानी कुछ विशेषता इस मिट्टी, जो दोमट मिट्टी होती है जुल्ले में, कुछ विशेषता सैंड मिट्टी की होती है और कुछ विशेषता चिकनी मिट्टी की होती है। यानी इन दोनों में, इनमें कुछ बड़े भी कण होते हैं, छोटे भी कण होते हैं, ठीक है। और यहां पर इन दोनों की जो सेम, इन दोनों की जो मिक्स, जो जो कंडीशन होती, जो मिक्स, जो क्या बोलते हैं उसको, विशेषता होती, इन दोनों की जो एरिया है ना, उस वो होती है कौन सी, लोमी मिट्टी। यानी इन दोनों के कुछ ना कुछ उसमें विशेषता पाई जाती है। और यहां पर कैसी कैसी मिट्टी है, को क्या उगाया जा सकता है, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे गेहूं, वीट, गेहूं उगा सकते हैं। यहां पर गेहूं में देखो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, गेहूं में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती हमको, बट पानी की इतनी कम भी नहीं, बिना पानी का हम इसको उगा भी नहीं सकते। तो ये वैसी जगह पे होता है जहां पर इन दोनों मिट्टियों की कुछ विशेषता पाई जाती है, इसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। कुछ चिकनी मिट्टी की विशेषता होगी, कुछ सैंड मिट्टी की, इसमें कुछ बालू के कण होंगे, कुछ महीन भी कण होंगे, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो आप तीनों चीज समझिए। और ये कहां पाया जाए, ज्यादातर हमको उत्तर भारत के मैदान जो होता है, उत्तर भारत का मैदान कौन सा, जैसे हमारा जो मध्य यूपी का, जो यूपी है, और दोस्तों कुछ एरिया पूरा यूपी, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का ले लो, कुछ बिहार का ले लो, जो ईस्टर्न वाला, सॉरी हाँ ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला पार्ट, पश्चिमी बिहार ले लो, ये जो सारा क्षेत्र है, ये दोस्तों आपको कौन सी, दोमट मिट्टी, सॉइल मिट्टी मिल जाएगी, ठीक है। मैं मुख्य एरिया भी बता रहा हूं, और भी है जो आपको मैं अभी, जब ये क्या बोलते हैं, ये वाली मिट्टी पढ़ाऊंगा, जब आईसीआर के अकॉर्डिंग जब डिवीजन पढ़ाऊंगा तो उसमें और आराम से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, समझ गए ना, ये बहुत आसान था इसको समझना, कोई ज्यादा साइंटिफिक, इतना आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना था इसमें, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वर्गीकरण देख लिया, अब इससे आगे की दोस्तों कल करेंगे, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो अब इससे आगे का जो आईसीएआर के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण, उसको कल देखेंगे, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा, वो बड़ा वर्गीकरण है, उसको हम लोग कल देखेंगे, और आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पढ़ने में मजा भी आया होगा, कुछ सीखा होगा आज आपने, और सीखा है। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एवं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिन्होंने नहीं किया। और ये जो वीडियो है उसको दोस्तों शेयर भी कर दिया करें, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ही लोग हैं, मैं तो आपको अच्छा कंटेंट पढ़ाऊंगा, बाकी आप लोगों को काम करना शेयर वेयर का, जो भी है मैं आप लोगों पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर, अपने ग्रुप्स हैं, जो भी दोस्त हैं, जानने वाले हैं, परिचित हैं आपके, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको आप लोग जरूर शेयर करा करें, ठीक है, ताकि और भी लोग देखें, उनको भी लाभ हो, बेनिफिट हो, वो भी जाने किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, लोगों को आज यहाँ है कल वहाँ है, और वो भटकते ही रहते हैं। ये यूट्यूब का दुनिया दोस्तों एक सागर है, इस सागर में बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ मोती भी मिल जाएगा, कुछ कंकड़ भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा बेकार पत्थर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का है, ठीक है। ये यूट्यूब दोस्तों सागर की तरह है, इसमें आपको ढूंढना है कहाँ हीरा कहाँ मोती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।